हाय एवरीवन, गुड इवनिंग ऑल ऑफ़ यू। आज हम करने वाले हैं हमारी हिस्ट्री का चैप्टर नंबर 4। क्लास 10 की हिस्ट्री हमने स्टार्ट कर रखी है और पॉलिटी जो है हमने कंप्लीट कर ली है सॉरी। और आज हम करने वाले हैं हमारी हिस्ट्री का चैप्टर नंबर 4, जिसमें हम पढ़ेंगे औद्योगिकरण के बारे में, और जिसमें हम उद्योगों के बारे में डिटेल में पढ़ेंगे। तो आज की इसी वीडियो में कुछ लास्ट में मैंने कुछ जो है बुक से ही स्क्रीनशॉट, जिसमें इंपॉर्टेंट चीज़ें हैं वो स्क्रीनशॉट लेकर के इसी पीडीएफ में ऐड कर दिए हैं लास्ट में। तो ये पीडीएफ जब अपलोड होगी ना टेलीग्राम पे, वहाँ से लेकर के आप उन पेजेस को भी एक बार रिवाइज कर लेना, पढ़ लेना, ताकि आपको डिटेल में भी कुछ जो क्वेश्चन होते हैं ना हमारे दिमाग में, तो डिटेल में पढ़ना ज़्यादा ज़रूरी होता है उनका, तो वो डिटेल में भी आप पढ़ लेना। जो इंपॉर्टेंट है ना, मैंने वही स्क्रीनशॉट लेकर के डाले हुए हैं बुक के 2-3 पेजेस के, तो वो भी आप एक बार पढ़ लेना। बाकी हम ये जो क्वेश्चन आंसर हैं ये अभी कर लेते हैं। इसमें भी हमारे कुछ ज़्यादातर डाउट क्लियर हो जाते हैं और इम्पोर्टेंट होते हैं वो भी क्लियर हो जाते हैं। तो पहला है हमारा, पराजय से क्या अभिप्राय है। पहला ही क्वेश्चन, वीडियो को स्टार्ट करते हैं। वीडियो अच्छी लगे तो लाइक ज़रूर कर देना। चैनल पे जो भी नए बच्चे जुड़ते हैं वो सब्सक्राइब कर लेना और वीडियो को अपने फ्रेंड्स के साथ शेयर कर लेना। पहला ही क्वेश्चन हमारा, पराजय से क्या अभिप्राय है। तो पराजय शब्द किसके लिए उपयोग हुआ था। भूमध्य सागर के पूर्व में जो देश स्थित थे ना, पूर्व में, उनके लिए कौन सा शब्द उपयोग किया गया था, पराजय। और ये ज़्यादातर जो है आमतौर पर किसके लिए उपयोग होता है, एशिया के लिए। किसके लिए उपयोग होता है ये आमतौर पर, एशिया के लिए। क्या शब्द, पराजय। नेक्स्ट होगा हमारा, 19वीं सदी में किस देश में उद्योगपतियों के द्वारा मशीनों का प्रयोग को पसंद किया जाता था। उद्योगपतियों के द्वारा मशीनों का प्रयोग पसंद किया गया था 19वीं सदी में, किस देश में पूछा है, कौन से देश में। तो ये अमेरिका में। कौन से देश में पसंद किया गया था उद्योगपतियों द्वारा मशीनों को, अमेरिका में। नेक्स्ट क्वेश्चन होगा, कौन से दशक में इंग्लैंड में कारखाने खुले थे। कौन से देश में इंग्लैंड में कारखाने खुले थे। तो ये खुले थे 1730 के दशक में। 1730 इंग्लैंड में कारखाने खुले थे 1730 के दशक में, याद रखना, इंग्लैंड में 1730 के दशक में। नेक्स्ट होगा, किसने भाप के इंजन का आविष्कार किया था। भाप के इंजन का आविष्कार सभी को मालूम है, जेम्स वाट ने किया था। किसने किया था, जेम्स वाट। गुमास्ता कौन थे। नेक्स्ट होगा हमारा, गुमास्ता कौन थे जिनको भारत में ईस्ट इंडिया कंपनी में तैनात किया गया था। तो गुमास्ता जो थे वो कौन थे जिनको भारत में ईस्ट इंडिया कंपनी में तैनात किया गया था। किनको तैनात किया था ये भी पूछ सकते हैं, तो गुमास्ता को। तो ये क्या था, बुनकरों के ऊपर जो सुपरवाइजर काम करते हैं ना, बुनकरों के ऊपर सुपरवाइजर जो होते थे, काम करते थे, उनको बोलते थे गुमास्ता, सुपरवाइजर को। भारत में सबसे पहली जो कपड़ा मिल थी वो कब लगी थी। तो ये लगी थी 1854 में। इम्पोर्टेंट है, भारत में सबसे पहली कपड़ा मिल लगी थी 1854 में। नए उपभोक्ता तैयार करने का कौन सा तरीका है, करने के लिए कौन सा तरीका है। तो नए उपभोक्ता तैयार करने का सबसे बढ़िया तरीका है विज्ञापनों के द्वारा। विज्ञापन छाप दो और वहाँ पर आपको मिल जाएंगे उपभोक्ता, यानी कि आप एडवर्टाइजमेंट करोगे ना, इसलिए काफ़ी फ़ायदा होता है इससे। नेक्स्ट होगा, भारत में आने वाली पहली 2 यूरोपीय जातियाँ कौन सी थी। भारत में आने वाली 2 यूरोपीय जातियाँ पूछी हैं। तो एक तो पुर्तगाली आए थे, फिर डच आए थे। 2 जो है यूरोपीय जातियाँ थी, पुर्तगाली और डच। नेक्स्ट क्वेश्चन, न्यू कॉमन द्वारा बनाए गए भाप के इंजन का इनमें से किसने सुधार किया था। तो इनमें से सुधार किया था जेम्स वाट ने। किसने किया था, जेम्स वाट ने। भाप के इंजन का आविष्कार भी किसने किया था, जेम्स वाट ने। औद्योगिकरण के सबसे पहले चरण में किसने, सबसे पहला जो चरण, 4 चरण थे। पहले चरण में इंग्लैंड के इनमें से कौन से मुख्य उद्योग थे। तो एक तो कपास और एक धातु उद्योग था। कौन सा था, कपास और धातु, जिसके बारे में डिटेल में भी मैंने स्क्रीनशॉट लिया है, उसमें इन्हीं के बारे में बताया है, सारे चरणों के बारे में, कि कौन से चरण में किसका जो है कौन सा सबसे ऊपर था। स्पिनिंग जेनी ने किस प्रक्रिया में वृद्धि की थी। किसने, स्पिनिंग जेनी ने किस प्रक्रिया में वृद्धि की थी। तो कताई में वृद्धि की थी। स्पिनिंग जेनी किससे रिलेटेड है, कताई से। नेक्स्ट होंगे हमारे वन लाइनर, यही क्वेश्चन होंगे, रिवाइज होंगे बार बार। 19वीं सदी में किस देश में उद्योगपतियों द्वारा मशीनों का उपयोग किया गया था। तो अमेरिका में किया गया था। कौन से दशक में इंग्लैंड में कारखाने खुले थे। तो 1730 के दशक में खुले थे, 1730 के दशक में। गुमास्ता कौन थे, जो सुपरवाइजर होते हैं, बुनकरों के ऊपर काम करने वाले सुपरवाइजर को क्या बोलते थे, गुमास्ता। नए उपभोक्ता तैयार करने के लिए सबसे बेस्ट तकनीक थी विज्ञापन, एडवर्टाइजमेंट।
नेक्स्ट होगा औद्योगिकरण के सबसे पहले चरण में इंग्लैंड के मुख्य उद्योग थे, एक तो कपास उद्योग था और एक धातु उद्योग। दोनों याद रखना, इंग्लैंड के मुख्य उद्योग थे पहले चरण में। स्पिनिंग जेनी में किस प्रक्रिया में वृद्धि की थी, तो ये कताई से रिलेटेड है स्पिनिंग जेनी। यूरोपीय प्रबंधक एजेंसियों की भारत में किस प्रकार के उद्योगों में रुचि थी, तो यूरोपीय जो प्रबंधक एजेंसियों की थी उनकी भारत में किस प्रकार के उद्योगों में रुचि थी, एक तो चाय के बागान और एक कॉफ़ी के रोपण में। किस में थी, चाय और कॉफ़ी के रोपण में। नेक्स्ट होगा संसार में वस्तुओं की मांग में वृद्धि के दो कारण बताने हैं। संसार में वस्तुओं की मांग के दो कारण वृद्धि में, तो एक तो है विश्व व्यापार का विस्तार, ज़्यादा से ज़्यादा विश्व व्यापार, और एक विश्व में उपनिवेशवाद की स्थापना होना। इन दोनों से ही क्या होगा, वस्तुओं की मांग में वृद्धि होगी। नेक्स्ट होगा शहरी उत्पादक उत्पादन को किस प्रकार से नियंत्रित रखते हैं, तो सौदागर किसानों को ऋण देते थे। जो सौदागर होते थे वो किसानों को ऋण देते थे और इसी प्रकार से शहरी उत्पादक उत्पादन को नियंत्रित रखते थे। उद्योगपति मशीन का प्रयोग क्यों नहीं करना चाहते थे, तो सस्ते मानव श्रम का उपलब्ध होना, क्योंकि उनके पास सस्ते मानव श्रम जो श्रमिक थे ना वो सस्ती कीमत पे उनको मिल जाते थे, इसलिए उद्योगपति जो थे मशीनों का उपयोग नहीं करते थे। नेक्स्ट था ब्रिटेन के दो सबसे अधिक महत्वपूर्ण उद्योगों के नाम बताने हैं। एक तो हो गया सूती उद्योग और दूसरा हो गया स्टील उद्योग। सूती उद्योग और स्टील उद्योग ब्रिटेन के दो महत्वपूर्ण उद्योग हैं। नेक्स्ट होगा मैनचेस्टर के आगमन से भारतीय बुनकरों के सामने क्या क्या समस्याएं आई थी, तो मैनचेस्टर के आगमन से भारतीय बुनकरों के सामने कई समस्याएं आई थी। एक तो भारत का जो कपड़ा निर्यात था वो उसमें कमी आ गई थी, भारत से कपड़ा निर्यात में कमी आना। सेकंड था ईस्ट इंडिया कंपनी के ऊपर ब्रिटिश कपड़ा बेचने का दबाव। ईस्ट इंडिया कंपनी के ऊपर ब्रिटिश कपड़ा बेचने का दबाव पड़ा। स्थानीय बाजार जो थे वो कम होने लगे थे, सिकुड़ने लगे थे, कम लागत थी और अच्छी कपास नहीं मिलती थी, इसलिए इसका प्रभाव पड़ा था मैनचेस्टर का। नेक्स्ट होगा प्रथम विश्व युद्ध के समय भारत के औद्योगिक उत्पादन बढ़ने के क्या कारण थे। प्रथम विश्व युद्ध के समय भारत में औद्योगिक उत्पादन बढ़ा था, उसके कारण क्या थे, तो प्रथम विश्व युद्ध में क्या कारण थे, अंग्रेजों की युद्ध संबंधी आवश्यकताओं को पूरा करने के लिए जरूरत पड़ती थी चीज़ों की, तो अंग्रेजों में उसके लिए, और एक वर्दी के लिए, कपड़े बनाने के लिए। फिर नेक्स्ट होगा 1930 की महामंदी के कारण बताने हैं। 1930 की महामंदी के कारण लिखो, तो एक तो प्रथम विश्व युद्ध के बाद निर्यात घटना स्टार्ट हुआ था, इसलिए महामंदी आई। अमेरिकी पूंजीपतियों द्वारा यूरोपियन देशों के लिए कर्जे बंद कर दिए थे, कर्जा देना उन्होंने बंद कर दिया था अमेरिका ने। कृषि में अति उत्पादन और फिर उद्योगों में मशीनीकरण का उपयोग होने लगा, मशीनों का उपयोग होने लगा, इसी वजह से महामंदी आई थी। नेक्स्ट होगा नए सौदागरों को शहरों में व्यापार स्थगित करना कठिन क्यों था, तो आंसर बताना है जो नए सौदागर थे उनका शहरों में व्यापार स्थापित करना कठिन था। क्यों कठिन था, तो शहरों में उत्पादकों के संगठन जो थे और गिल्ड काफ़ी शक्तिशाली थे। फिर है कारीगरों को प्रशिक्षण देते थे, जो कारीगर थे उनको प्रशिक्षण देते थे। उत्पादकों के ऊपर नियंत्रण रखते थे, जो भी उत्पादन करना है ना उनको क्या करते थे, पहले से ही ऋण देते थे किसानों को और इस प्रकार से उत्पादकों के ऊपर नियंत्रण रखते थे। मूल्य क्या थे उनके, निश्चित होते थे, कम ज़्यादा नहीं कर सकते थे, वो कोई भी बोली नहीं लगा सकते थे किसी भी चीज़ की। नए लोगों को अपने व्यवसाय में आने से रोकते थे, यानी कि जो पुराने ग्राहक थे, पुराने बेचने वाले खरीदने वाले सब पुराने थे ना, तो नए लोगों को जोड़ने से वो डरते थे, इसलिए व्यवसाय में आने से उनको रोक देते थे। इसलिए जो थे नए सौदागर वो शहर में व्यापार करना नहीं चाहते थे, उनके लिए कठिन हो जाता था। नेक्स्ट होगा नए उद्योग परंपरागत उद्योगों की जगह क्यों नहीं ले सकते थे, नए उद्योग लगे थे वो पुराने उद्योगों की जगह क्यों नहीं ले सकते थे, तो औद्योगिक क्षेत्र में काम करने वाले मजदूरों की संख्या जो थी वो कम थी, गिने चुने मजदूर मिलते थे। प्रौद्योगिकी बदलाव की गति जो थी वो धीमी थी, उनमें चेंज करना काफ़ी मुश्किल होता था, इसलिए वो धीरे धीरे यानी कि थोड़े थोड़े बदलाव आते थे धीरे धीरे समय के साथ। कपड़ा उद्योग एक गतिशील उद्योग था, लगातार चलने वाला उद्योग हो गया कपड़ा उद्योग। उत्पादन का एक बड़ा भाग कारखानों के बजाय गृह उद्योग द्वारा पूरा होता था। और फिर प्रौद्योगिकी काफ़ी महंगी थी, प्रौद्योगिकी जो थी वो महंगी थी, मशीनें खराब हो जाती थी तो उनकी मरम्मत के ऊपर काफ़ी ज़्यादा खर्चा आता था, इसलिए नए उद्योग जो थे वो पुराने की जगह नहीं ले पाते थे। नेक्स्ट होगा भारतीय सौदागरों के नियंत्रण वाला ये नेटवर्क टूटने क्यों लगा था, किस लिए ये नेटवर्क जो था वो टूटने लगा था भारतीय सौदागरों के नियंत्रण वाला, तो यूरोपीय कंपनियों ने धीरे धीरे स्थानीय अदालतों से विभिन्न प्रकार की रियायतें
प्राप्त करके व्यापार के ऊपर अधिकार जो है वो प्राप्त कर लिए थे। बाद में व्यापार के ऊपर एकाधिकार प्राप्त कर लिया था। सूरत और हुगली के बंदरगाहों पर व्यापार घटने से जहाँ से स्थानीय व्यापारी कार्य संचालन करते थे, जिससे क्या था, पहले जिस ऋण से व्यापार चलता था वो समाप्त होने लगे थे। क्या हुआ था, सूरत और हुगली के बंदरगाहों के ऊपर व्यापार घटने लगा था, जहाँ से स्थानीय व्यापारी कार्य का संचालन करते थे, यानी कि अपना कार्य करते थे। और जो जिससे पहले जो ऋण था वो व्यापार से चलता था और वो क्या था, ऋण व्यापार समाप्त होने लगा था धीरे धीरे। इस प्रकार से उनका जो है सभी से नियंत्रण टूटने लगा था सौदागरों का। ईस्ट इंडिया कंपनी ने भारत में बुनकरों के ऊपर निगरानी रखने के लिए गुमास्तों को नियुक्त किया था। तो ये एक तो बुनकरों को कर्ज देते थे। गुमास्त किसको बोलते हैं, एक तो जिसको हम मिस्त्री बोलते हैं, या फिर नहीं, गुमास्त नहीं, उनको जोबर बोलते हैं। ये रहा जोबर किसको बोलते थे, एक तो हम बोलते हैं ना मिस्त्री बोल देते हैं, कोई भी मिस्त्री हो गया, या फिर कहीं पर इनको सरदार बोल देते हैं, सरदार, इनकी नियुक्ति कर देते थे। सरदारों की मिस्त्री बोल देते हैं, कहीं पर सरदार बोल देते हैं, उनकी जो नियुक्ति करते थे ना उनको जोबर बुलाते थे। गुमास्त क्या थे, जो बुनकरों के ऊपर निगरानी रखते थे। वे एक तो बुनकरों को कर्ज देते थे ताकि वे किसी और व्यापारी को अपना माल तैयार करके न दे सकें, और वे खुद बुनकरों से तैयार माल जो थे इकट्ठा करते थे, और वे खुद ही कपड़ों की गुणवत्ता की जांच करते थे। उनको बोलते थे गुमास्त। जोबर कौन थे, जोबर बताया ना, सरदार या फिर उनको मिस्त्री भी बोलते हैं। तो ये नई कारखाना प्रणाली में उनकी क्या स्थिति थी, तो उद्योगपति नए मजदूरों की भर्ती के लिए जोबर रखते थे, उनकी नियुक्ति करते थे मजदूरों की भर्ती के लिए। कोई भी पुराना विश्वस्त कर्मचारी होता था जिसके ऊपर वे विश्वास कर सकते थे और जिनको काम का तजुर्बा होता था पुराना, वे गांव से लोगों को लाता था और काम का भरोसा देता, उनके भरोसा दिलवाता था, विश्वास करवाता कि वो उसको काम देगा। शहर में बसने के लिए भी उनकी हेल्प करता था। जोबर मदद के बदले पैसे या फिर तोहफे की मांग करने लगा और उनकी ज़िंदगी को नियंत्रित करने लगा था। उनकी हेल्प के बदले उनको कुछ पैसे या फिर तोहफे मांगने लगा था। वो उनकी हेल्प के बदले काम दिलाना, उनके लिए रहने सहने की जगह देना, इस प्रकार से उनके ऊपर एक सरदार की नियुक्ति कर देते थे जिसको बोलते थे जोबर। ब्रिटिश निर्माताओं ने विज्ञापनों की मदद से भारतीय व्यापार को किस प्रकार से कब्जा किया था, भारतीय व्यापार के ऊपर किस प्रकार कब्जा किया था ब्रिटिश निर्माताओं ने, विज्ञापन यानी कि एडवर्टाइजमेंट दे करके। तो उत्पाद को बेचने के लिए कैलेंडर, अखबार या फिर मैगजीन का उपयोग होने लगा, वो वहाँ पर अपनी ऐड वगैरह देने लगे। फिर लेबलों के ऊपर भारतीय देवी देवताओं की तस्वीर लगा देते थे, इससे उनको काफ़ी फायदा होता था। ईश्वर भी यही चाहता था कि लोग उनकी चीज़ को ही खरीदें, और विदेशों में बनी हुई चीज़ भी भारतीयों को जाने पहचाने लगती थी। जो विदेशी सामान होता था उनके ऊपर भी लेबल लगवा देते थे और भारतीय किसी देवी देवता की चित्र लगवा देते, सबको मालूम हो जाता कि ये सामान जो है भारत का है, और वो वहीं पर उसको खरीद लेते थे। लोग बहकाने के लिए ही ये सभी जो है विज्ञापन की हेल्प लेते थे। फिर है मैनचेस्टर के आगमन से भारतीय बुनकरों के सामने क्या क्या समस्याएं आ गई थी वो बतानी है। तो एक तो भारतीय कपड़ा के निर्यात में कमी आ गई थी, भारत के में कपड़ा निर्यात में कमी आ गई थी। ईस्ट इंडिया कंपनी के ऊपर कपड़ा बेचने का दबाव पड़ा था, कम लागत थी, स्थानीय बाजार जो थे वो कम होने लगे थे धीरे धीरे, और अच्छी कपास नहीं मिलनी बंद हो गई थी इस प्रकार से। नेक्स्ट होगा प्रथम विश्व युद्ध के समय भारत के औद्योगिक कपड़ा बढ़ने के कारण बताने हैं। प्रथम विश्व युद्ध के समय जो भारत के औद्योगिक उत्पादन है वो बढ़ने क्यों लगा था, उसके कारण बताने हैं। तो एक तो अंग्रेजों ने युद्ध संबंधी आवश्यकताओं को पूरा करने के लिए नई नई फैक्ट्रियां स्थापित की थी। युद्ध में जो चीज़ों का उपयोग होता था, हथियारों का उपयोग हो गया, कपड़ों का उपयोग हो गया, जूतों का उपयोग हो गया, इन सभी के लिए क्या किया था, आवश्यकताओं को पूरा करने के लिए फैक्ट्रियां स्थापित करने लगे थे। वृद्धि के कपड़े हो गए, टेंट हो गए, चमड़े के जूते हो गए, आदि सामान बनाने के लिए फैक्ट्रियों का इस्तेमाल होने लगा, और जो नए मजदूर थे वो काम पर लगा दिए गए थे, और काम करने का समय भी था वो बढ़ा दिया गया था। नेक्स्ट होगा 1930 की महामंदी के कारण बताने हैं कि 1930 में महामंदी क्यों आई। एक तो प्रथम विश्व युद्ध के समय नियति घाटा हुआ। अमेरिकी पूंजीपतियों द्वारा यूरोपीय देशों के लिए जो कर्जे थे वो बंद कर दिए थे, और कृषि में अति उत्पादन और उद्योगों में मशीनीकरण का उपयोग होने लगा। जो श्रमिक थे उनको काम नहीं मिलता था, इसलिए महामंदी आ गई 1930 में।
फिर है नए सौदागरों का शहरों में व्यापार स्थापित करना कठिन क्यों हो गया था। ये वही क्वेश्चन रिपीट हो गए। शहरों में उत्पादकों के संगठन में गिल्ड काफ़ी शक्तिशाली होते थे, कारीगरों को प्रशिक्षण देते थे, उत्पादकों के ऊपर नियंत्रण रखते थे और जो नए लोग थे उनको व्यवसाय में आने से वो रोकते थे। पुराने जो कर्मचारी थे ना उनको रखते थे, नए को वहाँ आने नहीं देते थे। नेक्स्ट होगा नए उद्योगपति परंपरागत उद्योगों की जगह क्यों नहीं ले सकते। जो नए उद्योगपति थे वो पुराने की जगह क्यों नहीं ले सकते थे। तो औद्योगिक क्षेत्र में काम करने वाले मजदूरों की एक तो संख्या कम थी, फिर प्रौद्योगिकीय बदलाव की गति जो थी वो धीमी धीमी थी। कपड़ा उद्योग एक गतिशील उद्योग है, प्रौद्योगिकी काफ़ी जो थी महंगी भी थी और बदलाव जो थे उसमें कम होते थे, चेंज होते थे धीरे धीरे। उत्पादन का एक बड़ा भाग जो था कारखानों की बजाय जो गृह उद्योग होते थे ना, घरों में छोटे छोटे काम करने वाले कर्मचारी हो गई, तो वो गृह उद्योगों से ही ज़्यादा पूर्ति करते थे। जो उत्पादन होता था वो ज़्यादातर कहाँ से होता था, गृह उद्योगों से, कारखानों की बजाय। कारखानों में कम काम होता था, गृह उद्योगों में ज़्यादा होता था। भारतीय सौदागरों के नियंत्रण वाला नेटवर्क क्यों टूटने लगा था। तो यूरोपीय कंपनियों ने धीरे धीरे स्थानीय अदालतों से विभिन्न प्रकार की रियायतें प्राप्त करके व्यापार के ऊपर अधिकार प्राप्त कर लिया था और बाद में व्यापार के ऊपर एकाधिकार प्राप्त कर लिया था। सूरत में और हुगली के बंदरगाहों पर व्यापार जो था घटने लगा था इसलिए। नेक्स्ट क्वेश्चन है, ईस्ट इंडिया कंपनी ने भारत में बुनकरों के ऊपर निगरानी रखने के लिए गुमास्तों की नियुक्ति की, जिनको हम सुपरवाइजर भी बोलते हैं। तो एक तो वे बुनकरों को कर्जा देते थे, उनको वे किसी भी जो है उनसे तैयार माल लेते थे, व्यापारी अपना तैयार माल करके नए देश के, ताकि वे किसी और को अपना माल नए देश के तैयार करके वो खुद तैयार माल लेते थे। उनके ऊपर नज़र रखते थे, बुनकरों के कर्ज देते थे और वे खुद ही कपड़ों की गुणवत्ता की भी जांच करते थे कि कपड़ा कितनी क्वालिटी अच्छी है कितनी नहीं है, तो वह गुणवत्ता भी वही चेक करते थे। उनके ऊपर एक सुपरवाइजर नियुक्त कर देते थे, वही सारी चीज़ों की जांच करता था, कर्ज देता था, काम की वो रखवाली भी करता था कि कहीं ऐसा ना हो कि कोई और आकर के पैसे दे करके कपड़ा ले जाए, तैयार माल ले जाए। इन सभी की जानकारी रखता था, उनके ऊपर नज़र रखता था। जोबर कौन थे? जोबर वही जिनको हम सरदार बोलते हैं, वो भी इनके ऊपर एक सुपरवाइजर की तरह ही होता था, उनको नियुक्ति कर देता था। जोबर क्या करता था, उद्योगपतियों ने मजदूरों की भर्ती के लिए जोबर को रखा था, मजदूरों की भर्ती के लिए, मजदूरों के ऊपर और उद्योगपतियों के बीच में काम करने वाला। जोबर कोई पुराना विश्वस्त कर्मचारी होता था, वही कोई कर्मचारी मजदूर वगैरह उनमें से ही किसी पुराने को जिसके ऊपर वो भरोसा कर सके उसको पकड़ लेते थे और उसी को जोबर बुलाते थे, यानी कि उसकी नियुक्ति जोबर की तरह कर देते थे। फिर वो क्या करता था, गांव से लोगों को लेकर के आता यहाँ पर काम के लिए, कि विश्वास दिलाता था कि उनको काम मिलेगा, रहने के लिए जगह मिलेगी, और इस प्रकार से भरोसा देता और शहर में बसने के लिए उनकी हेल्प करता था, रहने के लिए जगह देता था, काम देता था उनको। और फिर जोबर मदद के बदले, यानी कि जो लोगों को लेकर आता था ना, उनकी मदद करने के बदले वो उनसे पैसे या फिर तोहफे की मांग करता था। ब्रिटिश निर्माताओं ने विज्ञापनों की मदद से भारतीय व्यापार पर किस प्रकार से कब्जा किया था। तो उत्पादों को बेचने के लिए कैलेंडर, अखबार या फिर मैगजीन का उपयोग करने लगे थे वो, और वहाँ पर लेबल की जगह पर क्या करते थे, भारतीय देवी देवताओं की तस्वीर लगाते थे, जिससे लोगों को लगता था कि ये सामान भारतीयों का ही है। जो विदेश में बनी हुई चीज़ होती थी ना, वो भारतीयों को जानी पहचानी लगने लगती थी कि ये चीज़ तो अपनी है, भारतीय अपनी देवी देवताओं की फ़ोटो देख करके वहाँ उसको अपना समझ कर खरीद लेते थे। इस प्रकार से बाजार से श्रम की बहुतायत से श्रमिकों का जीवन किस प्रकार से प्रभावित हुआ था। बाजार से जो श्रम थी उसकी बहुतायत से श्रमिकों का जीवन किस प्रकार से प्रभावित हुआ था, ये बताना है। तो शहर में नौकरी की संभावनाओं की खबर सुनते ही श्रमिक शहरों की तरफ दौड़ने लगते थे। जिनके सगे संबंधी शहर में पहले से ही कार्य करते थे, उनके जरिए नए लोगों की जो है नौकरी मिल जाती थी, यानी कि थोड़ी बहुत सिफारिश हो जाती थी, जान पहचान हो जाती थी, उससे नौकरी मिल जाती थी। और जिनका शहरों में कोई भी नहीं होता था, वे हफ्ते भर प्रतीक्षा करते और पुलों के नीचे या फिर रैन बसेरों में रात गुजारते थे। जिनकी जान पहचान होती थी उनको जल्दी नौकरी मिल जाती है, जिनकी नहीं होती थी वो थोड़े बहुत कुछ दिन जो है प्रतीक्षा करते, काम ढूंढते, और कहाँ रहते थे वो, पुलों के नीचे रैन बसेरों में रात गुजारते थे। और लास्ट क्वेश्चन है, 19वीं शताब्दी में यूरोप के उद्योगपति मशीनों की अपेक्षा हाथ की जो श्रम थी, यानी कि मेहनत मजदूरी, जो श्रमिक लेकर क्या थे ना, हाथ से काम करने वाले, उनको ज़्यादा पसंद करते थे मशीनों की बजाय। क्यों करते थे? तो एक तो ब्रिटेन में उद्योगपतियों का मानव श्रम में कोई कमी नहीं थी, वहाँ पर श्रमिकों की बिल्कुल कमी नहीं थी और सस्ती श्रम मिल जाती थी उनको। वे मशीन इसलिए लगाना नहीं चाहते थे क्योंकि मशीनों के लिए अधिक पूंजी निवेश करनी पड़ती थी, और अगर ख़राब हो जाती थी ना तो भी महंगे दामों पे वो ठीक होती थी, आसानी से वो ठीक भी नहीं होती थी। कुछ मौसमी उद्योगों के लिए वे उद्योगों में श्रमिकों द्वारा हाथ से काम करवाना अच्छा समझते थे।
और बाजार में अक्सर बारीक डिजाइन और खास आकार वाली चीज़ों को की जो मांग होती थी वो हस्तकौशल पर निर्भर थी। यानी कि जो हाथ से चीज़ें बनती थी ना, वो मशीन से उतनी अच्छी बनती नहीं थी। बारीकी का काम होता था वो हाथ से अच्छा होता था, इसलिए वो हाथ की चीज़ों को ज़्यादा पसंद करते थे और उनकी मांग भी ज़्यादा होती थी। और ये लास्ट में मैंने कुछ स्क्रीनशॉट डाल दिए हैं जो कि काफ़ी इम्पोर्टेंट है, तो इसके ऊपर भी आप एक बार नज़र रख लेना। मैं यहाँ तो नहीं करवाऊंगी, क्लास लंबी हो जाएगी और कोई देखेगा भी नहीं। ये पीडीएफ मैं अपलोड करूँगी ना, 3-4 पेज हैं जो आप एक बार रिवाइज कर लेना बस इस पीडीएफ को। तो इसमें जितने भी आपके जो डाउट्स होंगे वो क्लियर हो जाएंगे। बाकी हमने क्वेश्चन आंसर इसके कर लिए हैं। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। ज़्यादा लंबी वीडियो हो जाती है तो कोई देखता भी नहीं है और डालने का इसका कोई मतलब ही नहीं है। जो चैप्टर में इसे था इम्पोर्टेंट जो क्वेश्चन थे वो मैंने करवा दिए हैं इस क्लास में। और जितनी भी स्क्रीनशॉट 3 या 4 पेजेज हैं, ज़्यादा नहीं है। जो चैप्टर है वो काफ़ी लंबा है, उसको हम नहीं पढ़ा सकते हैं एक क्लास में, तो वो कंप्लीट भी नहीं होगा। इंपॉर्टेंट थे वो क्वेश्चन में ऐड कर दिए हैं, और जो कुछ भी एक्स्ट्रा डिटेल में पढ़ने की ज़रूरत थी वहाँ पर मैंने स्क्रीनशॉट वहाँ के डाल दिए हैं। तो वो आप एक बार जब पीडीएफ मिलेगी आपको टेलीग्राम पे, वहाँ से आप पीडीएफ लेकर के भी अपना रिवाइज कर लेना। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू सो मच। वीडियो अच्छी लगी होगी तो कमेंट करके ज़रूर बता देना कि वीडियो कैसी लगी, और वीडियो में ये भी कमेंट करके बताना कि इन वीडियो से आपको कुछ हेल्प मिलती है या नहीं मिलती है। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में कल नेक्स्ट चैप्टर के साथ में। थैंक यू सो मच। गुड लक। बाय बाय।